1 से लेकर के 6 तक किसी का प्रॉब्लम, 1 to 6। सर ये कौन सी वाली कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन ये वाली ना? हाँ, जो सॉल्यूशन वाला एक रिमेनिंग रह गया था ना, लास्ट क्लास में बोला था आपने, यू हाँ टोल्ड जी मी सर। दैट। हाँ, वन वन इज लेफ्ट, 1 DPP इज लेफ्ट, तो दिस दिस इज 1। 1 से लेके 6 तक किसी का प्रॉब्लम। दिस इज ऑफ टॉपिक, आई थिंक सॉल्यूशन था इसका टॉपिक, सॉल्यूशन। सर ये आपको दो दी थी ना मैंने, एक बार एक साथ दी थी दो, जिसमें से एक तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, जो उसका था थर्मोडायनेमिक्स का, और हाँ वो उसके तो सर साथ, डिस्कस हो गया था। हाँ उसके साथ का ये है सॉल्यूशन वाला। लास्ट टाइम आई टोल्ड ना कि मैं आपको आई विल गिव द सॉल्यूशन इन नेक्स्ट क्लास, तो वो यस है सर। ये वाली है वो। लेट्स स्टार्ट। यस सर। 1 to 6। 1 to 6 तक किसी का नहीं है, तो आगे चलो। 7 to 12। 7 to 12। सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर कोलॉइड इज प्रिपेयर्ड बाय। देखो सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन से बनता है और मेटल का रिडक्शन से बनता है। तो सल्फर का आपका नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की जैसे ये रिएक्शन है H2S और सर ये एच वही टू वाला है जिसको ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज करेंगे? हम वो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं अपने, जैसे H2S है, ये सल्फर सोल्व करना है आपको। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे H2S है, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो -2 से 0 कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जब भी आपको नॉन मेटल का बनाना हो कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल वाला है, ये सॉल्यूशन जो टॉपिक है हमारा, तो उसमें हम -2 से 0 है तो हम ऑक्सीडेशन से बनाएंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। ओके सर। 12 तक बेटा किसी का और प्रॉब्लम, अप टू 12। अप टू नो सर। 12 नहीं है तो आगे आ जाओ बेटा फिर। ये आ जाओ आप 13 से लेके 17 तक। 13 to 17। नो। देन टिल 19। 19 तक किसी का। नो सर। नेक्स्ट फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला, तो आई थिंक इट इज क्लियर, स्टडीड। थर्मोडायनेमिक्स का ये कर सर लिया लास्ट था। क्लास में डिस्कस हो गया था। ठीक है बेटा, आज बेटा मैं नया टॉपिक उठा रहा हूँ। एक्चुअली आपके पास जो मैसेज आया होगा ना आज, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक दिया होगा उसने। तो कौन सा मैसेज? आपको टॉपिक आता होगा ना, मैसेज करते होंगे कि आज कौन सा टॉपिक है, हर क्लास का टॉपिक आता होगा ना, लिंक आता होगा जब। उसमें चैप्टर मेंशन नहीं रहता सर। अच्छा सर उसमें उसमें सिर्फ चैप्टर, क्लास मेंशन होती है, सिर्फ आज केमिस्ट्री की क्लास है या जूलॉजी की। अच्छा उसमें सिर्फ ये मेंशन होता है। तो ठीक है, एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने जो आपको आई टॉट यू अबाउट द इक्विलिब्रियम है ना, लास्ट हाँ जी क्लास में सर, आप, लास्ट वो क्वेश्चन करा था फॉर्मेशन ऑफ आइस वाला। हाँ फॉर्मेशन हो तो इक्विलिब्रियम क्या था, बट एक्चुअली वो पार्ट था इक्विलिब्रियम वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन नेक्स्ट क्लास अगेन आई आई विल टीच यू अबाउट द जो सेकंड पार्ट होगा उसका, इक्विलिब्रियम आयनिक वाला, पीएच वाला। बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेलो हाँ हेलो। सर।
सर हाँ, कह रहे सर व्हाइट बोर्ड का पढ़ा देते सर, वो ज्यादा बेटर होता है। कौन सा व्हाइट बोर्ड बेटा, जो बोर्ड पर जैसे खड़े होके पढ़ाते हैं जिसपे? हाँ जी सर। नहीं हाँ सर। तो उसका वो है अच्छा, नहीं ना मैंने देखा था एक आधी वीडियो से यूट्यूब में, आपने किसी और क्लास में हाँ पढ़ा रहे थे वैसे। सर। हाँ, वो जो है ना, वो पहले की क्लासेस हैं जो स्टार्टिंग की है ना, तो वो क्या है, कैमरा वो मोबाइल ले करके और बनाना पड़ता था उसमें। तब ये क्या, सारा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था, तो सर उसमें जो लैपटॉप पढ़ा, में भी तो कैमरा होता है। उससे उतनी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है ना, जो पहले वाली आई हुई है वो उससे है, उनका मेगापिक्सल ज्यादा अच्छा होता है ना मोबाइल का। लेकिन मोबाइल में प्रॉब्लम ये है, उसको लगाना पड़ता है, फिर उसको स्टैंड पे लगा करके फिर बनाना पड़ता है। सर वो एक बार आप स्टैंड सर कर दोगे उसके बाद नहीं उतना, वो जो मोबाइल है उसका मेरे पास उसका जो गियर कैमरा है उसमें भी प्रॉब्लम है। जो स्टार्टिंग थी वो ठीक थी, तो अब क्या है कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है आप लोगों को? इसमें क्या तो क्या क्या प्रॉब्लम रहती वो है इसमें? सर वो ज्यादा बेटर होता है इससे। नहीं नहीं, ये ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा फीडबैक जो है ये इसका ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होता है। उसमें तो पिक्चर हिलती रहती है, कोई ठीक हो गई, फिर थोड़ा मूवमेंट हो गया तो जेस्चर जैसे ही होता है तो सारा पिक्चर उड़ जाता है फिर उसमें। वो कोई एक आधा जो फिक्स होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहता है उससे, क्योंकि इसमें तो सारी आपकी स्क्रीन पे चीज़ आ रही होती है और वॉइस साथ में आ ही रही होती है। उसमें जैसे टीचर लिखेगा ना बोर्ड पर, हाथ से लिखता है जब, तो जैसे ही उसका मूवमेंट होता है तो पिक्चर हिलने लग जाती है उसमें। और फिर और अगर उसमें नेटवर्क ब्रेक हो जाता है तो सारा का सारा फिर दोबारा हो जाता है उसके अंदर। तो ये बेटर है, उससे ये ज़्यादा बेटर है वैसे। जो फीडबैक्स हैं, सारे जितने ही इंस्टीट्यूट है ना अभी, वो सभी इसी से कर रहे हैं ज़्यादातर। व्हाइट बोर्ड जो है सॉफ्टवेयर से इससे यूज कर रहे हैं। तो बेटा आज हम, सर हाँ बोलो। सर पर अगर आप बोर्ड पर पढ़ाते ना तो ऐसा लगता है मतलब आप अच्छे से इंटरेक्ट करके पढ़ा पाते, मुझे ऐसा लगता है। आप नहीं नहीं वो, मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आता उस नहीं बेटा, तरीके से पढ़ाते तो। उसमें तो बस ये है कि आपको टीचर की एक वो पिक्चर और दिख रही होती है, या तो फिर इसमें डिजिटल बोर्ड हो तो फिर तो अलग बात होती है, लेकिन डिजिटल बोर्ड का तो वो नहीं है ना अपने पास ऑप्शन। डिजिटल बोर्ड होता है तो अलग बात होती है। इसमें भी क्या है, आप इंटरेक्शन करो ना, आप पूछते हो तो मैं आंसर देता ही हूँ आपको। उसमें क्या है कि वो आपको लग रहा होता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मैं तो बोर्ड पर वो कैमरा गियर लगा होता है और वो सारा उसमें करते रहते हैं। और कई बार तो आवाज भी बच्चा बोल रहा होता है, मुझे पता ही नहीं लगता उसमें। उसमें ऐसी कई प्रॉब्लम आई थी, तभी तो ये स्टार्ट किया था ना। आप बोल रहे होंगे उसमें, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और मुझे सुन ही नहीं रहा होगा उसमें, क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा अपनी धुन में, बोर्ड पे लगा रहूंगा वो। और इसमें तो क्या है कि इसमें जैसे माइक वगैरह होता है, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे अपने बात कर रहे हैं अभी, तो देखो इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है ना, ये उसमें पता ही नहीं लगता था, बच्चे बोलते रहते थे, वो पिक्चर ही चली जाती थी कई बार और मैं पढ़ाता रहता था। कई कई बार दोबारा दोबारा शूट करना पड़ा है उसमें। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए आपको जो बेस्ट होता है ना वही अवेलेबल करवाते हैं। जैसे अभी आप जो बच्चे बोल रहे हो, या मैं पूछता हूँ बेटा ये कर लिया नहीं कर लिया, उसमें ऐसे में दिक्कत आती है उसमें। इसमें बोला करो, आप इंटरेक्शन किया करो ना, यही तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर क्लास में, कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप जस्ट टेल मी कि सर ये चीज कैसे हुई, आप उसमें बताओ, पूछो मेरे से। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ वो पूछो, आप जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे किया करो ना, तो इसमें भी वही चीज आने लग जाएगी आप। बाकी ऑल ओवर सब जगह है, जितने ही कोचिंग्स और हैं, जितने भी बाकी भी जो कोचिंग्स हैं, उन सब में भी यही चल रहा है इसी तरह का। या फिर वो चल रहा है वो जो बोर्ड पर आप जो कह रहे हो ना, बोर्ड पर पढ़ाने वाला, या फिर उसमें होता है वो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं। डिजिटल बोर्ड इसका और उसका कॉम्बिनेशन होता है, फिर वो बेटर हो जाता है, उसमें भी और बेटर हो जाता है। नहीं नहीं सर, हम डिजिटल बोर्ड का नहीं बोल रहे सर, फिजिक्स वाले सर का जो मतलब बोर्ड के साथ वो पढ़ाते हैं ना व्हाइट हाँ, बोर्ड पर, हाँ तो उस उन, टाइप्स। हाँ मैं वो तो समझ गया बेटा आपका। मैं कह रहा हूँ कि उनका कैमरा अच्छा होगा, उनके पास जो होगा ना वो जो मोबाइल होगा वो अच्छा होगा, तो इसलिए हो सकता है उसमें नहीं आया। तो मेरे वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाली हुई है पहले, तो वो एक तरफा वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो अलग चीज है। जैसे सपोज में क्या है कि उसमें इंटरेक्शन ऐसे नहीं है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एक डाल दूं यूट्यूब पे, फिर आप उसमें देखते रहो, एक वो चीज होती है। लेकिन उसमें ऐसे पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही थी, इसीलिए चेंज किया था। मे भी आपका फिजिक्स का उसमें आपको ठीक लगा हो, लेकिन ये ज्यादा बेटर वर्जन है उस चीज का। इसमें बोलो, आप आपको जो पूछना है वो पूछो, बताएंगे आपको। और अगर आपको देखो एक चीज और है, वो आपको अवेलेबल हो रही है कि जितनी जो अपना यूट्यूब है, अपना जो कैलविन का AC.in है, उसमें कई लेक्चर डाले हुए हैं, तो वो अवेलेबल है ना आप लोगों को? आपको वो मतलब देख पाने का वो दे रखा है या नहीं दे रखा है उन्होंने, जो हाँ जी सर, अवेलेबल दे है? रखा है।
हाँ, तो उसमें आप अगर कोई टॉपिक है दोबारा पढ़ना चाहते हो तो उसमें से निकाल के देख लिया करो, बट उसमें वो एक तरफा रिकॉर्डिंग किए हुए कुछ टॉपिक्स हैं उसके अंदर। चलो करते हैं स्टार्ट अभी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, या जिसको ई बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोड। कोई हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल भी बोलते हैं। तो हाफ सेल है या इलेक्ट्रोड है, उसके ईएमएफ का कैलकुलेशन करना सीखते हैं सबसे पहले हम। इसमें आपको कोई भी एक रिएक्शन गिवन होगा बेटा, कोई भी रिएक्शन। सपोज मैं आपको ये रिएक्शन दे देता हूं Zn, सपोज Zn+2 दे दिया। तो Zn+2 दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं Zn+2 का बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये प्रोसेस जो हो गया लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इससे रिलेटेड जो भी मैं पोटेंशियल निकालूंगा उसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूंगा। अब मैं सपोज अब जो मेरे पास पोटेंशियल आएगा, वो मेरे पास जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा ई ऑक्सीडेशन। अब एक पॉइंट, सपोज अगर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर ले लिया जाए, 1 मोलर कंसंट्रेशन जिंक आयन का, देन जो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिकॉर्ड करेंगे उसको हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलेंगे। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन बोल देंगे, रिडक्शन है तो रिडक्शन बोल देंगे, बट ये कौन सा होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड का सिंबल हम ऊपर ई नोट करके लगा देते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी आपको पोटेंशियल निकालना हो, ऑक्सीडेशन निकालना हो या रिडक्शन निकालना हो, जैसे इस रिएक्शन में सपोज ऑक्सीडेशन निकालना है तो आप लिखोगे ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.059 अपॉन एन। एन का मतलब होगा एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन मीन एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग में सोल होगा ये, जो ये हमारे पास सॉलिड को मेंशन नहीं करना, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हम लिख देंगे। सपोज यहां पर कंसंट्रेशन लिखना है, Zn+2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लिख देंगे, एन की वैल्यू लिख देंगे। जिंक का कंसंट्रेशन गिवन होगा तो ठीक है, अगर 1 होगा तो जैसे ही यहाँ लोग 1 लिखोगे तो बेटा ये लोग 1 की वैल्यू 0 है, सारा 0 हो जाएगा और ई नोट ऑक्सीडेशन कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन आ जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन है तो आपका रिडक्शन आ जाएगा। सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्शन रिडक्शन है, इसी रिएक्शन को मैं रिडक्शन कर दूं या इसी का मैं रिडक्शन पोटेंशियल चाहता हूं, तो जो गिवन है वो निकाल लो और उसका साइन चेंज कर दो। अगर मैं इसी का ई रिडक्शन चाहता हूं तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू जो आपने ऊपर वाला ऑक्सीडेशन लगाया है उसका साइन चेंज कर दो, प्लस आए तो माइनस कर देना, माइनस आए तो प्लस कर देना, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। सपोज मैं ये रिएक्शन ले लूं एज एग्जांपल, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन Cu। इसका अब ये सपोज रिडक्शन रिएक्शन है तो ई रिडक्शन निकलेगा, ई रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन -0.059 अपॉन एन, जितने भी इलेक्ट्रॉनों का चेंज होगा, लॉग। अब यहां देखो Cu है तो ये 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो बेटा Cu+2 का कंसंट्रेशन आ जाएगा, जो वैल्यू होगी वो हम रख देंगे। तो एनीवे जो हम अगर Cu का 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लूंगा, इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा तो कंसीडर होगा वो ई नोट रिडक्शन होगा। जब भी आप रिडक्शन की टर्म में कोई वैल्यू नोट करते हैं तो इसको बोलते हो SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज सबसे पहले अपने को निकालना है, अब ये तो एक हाफ सेल का रिएक्शन हो गया, पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है या ई नोट निकालना है। पहले ई नोट
ऑफ सेल, ये कैलकुलेट करना है। तो ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, तो ई नोट पूरा सेल का निकालना है, तो आप बोलोगे इसमें ई नोट, अगर हमें रिडक्शन वैल्यू दी हुई है, ई नोट रिडक्शन, रिडक्शन हमेशा कैथोड का लेना है। कैथोड को राइट भी बोलते हैं, राइट साइड में लगाते हैं, इसलिए राइट भी लिख सकते हो। ई नोट रिडक्शन राइट माइनस ई नोट रिडक्शन लेफ्ट, या एनोड कह सकते हो। या सबसे सिंपल मैं आपको बताऊं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना हो, ई नोट सेल कैलकुलेट करना चाहते हो आप, तो जो ज्यादा वाली रिडक्शन वाली ज्यादा वाली वैल्यू में से रिडक्शन वाली कम वाली वैल्यू माइनस कर देना। अब बेसिक फार्मूला तो बेटा ये याद रखना, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड। अगर आपको रिडक्शन की बजाय ऑक्सीडेशन दिए हुए हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। यही फार्मूला क्या बन जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू, अगर ऑक्सीडेशन वैल्यू लेना चाहते हो तो ई नोट ऑक्सीडेशन उल्टा हो जाएगा, ई नोट ऑक्सीडेशन एनोड का पहले आ जाएगा और माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन कैथोड का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा फार्मूला। अगर आपको दोनों की वैल्यू, कैथोड और एनोड दोनों की वैल्यू रिडक्शन में दे रखी है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देना, दोनों की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखी है तो छोटे में से बड़ा माइनस कर देना, ई ऑक्सीडेशन एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन कैथोड। अगर एक रिडक्शन वैल्यू दे रखी है एक ऑक्सीडेशन, फिर चेक कर लेना कि कैथोड की रिडक्शन है या एनोड की रिडक्शन है, जिसका भी वैल्यू हो वो अपोजिट साइन करके आप रख सकते हो। सपोज ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, डेनियल सेल इज एस, डेनियल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, तो बीच बीच में कुछ चीजें भी पढ़ते जाएंगे हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए रिडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं, तो ये जो होती है बाई, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो दैट सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और डेनियल सेल जो बेटा होता है वो ये होता है, डेनियल सेल में ये रिएक्शन होती है, ये सेल होता है Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu, यहां कुछ जो भी कंसंट्रेशन देनी होगी दे रखी होंगी, तो ये आपका जो होता है वो सेल डायग्राम है, इसको हम सेल बोलते हैं या सेल का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, लिखा हुआ है इसमें। तो Zn2 पॉजिटिव, बीच वाला साल्ट ब्रिज होता है, Cu+2 Cu होता है, तो ये डेनियल सेल है। तो इस सेल का, डेनियल सेल ऐसे है, और इसमें E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn गिवन होगा, आपको याद भी होना चाहिए डेनियल सेल, बिकॉज हमारे सिलेबस में है। Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn, इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, और एक वैल्यू हमें दे दी E0 Cu+2 अपॉन Cu, ये होती है बेटा +0.34 वोल्ट, और अपने से बोल दिया कैलकुलेट, ध्यान देना क्वेश्चन में, कैलकुलेट E0 सेल, कैलकुलेट E0 सेल, हमें E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल देखो, E0 ये वाले दे रखे हैं हमें। अब ये चेक कर लो, देखो इसमें क्या होगा, हमेशा जब भी आप कोई सेल डायग्राम में, ये जो हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन है, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा ये ऑलवेज एनोड कंसीडर करना, लेफ्ट साइड में एनोड, सेल के लेफ्ट साइड में एनोड होता है। और इधर देखो Cu+2 से Cu, ये जो राइट साइड में होता है यहां रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो राइट साइड है वहां हमेशा आपका कैथोड आएगा। अगर हमारे पास
एनोड और कैथोड की कोई भी वैल्यू दे रखी है, चाहे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है, फार्मूला याद रखना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल, अब यहां देखो +2 से 0, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी एसआरपी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सीयू का भी देखो +2 से 0, मतलब ये भी क्या दे रखा है, एसआरपी वैल्यू दे रखी है। बस फर्क ये है कि ये जो एसआरपी वैल्यू दे रखी है जिंक वाले की दे रखी है, मतलब एनोड वाली है, और ये वाली एसआरपी वैल्यू जो है वो कैथोड की है। तो हमें दोनों ही एसआरपी वैल्यू है, एनोड और कैथोड की हैं। देन हमें किस फार्मूला यूज करेंगे, किसको यूज करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। अगर आपको दोनों ही बेटा एसआरपी गिवन है, तो जब भी आप ई नोट सेल कैलकुलेट करोगे तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था, ई नोट एसआरपी मतलब रिडक्शन वैल्यू किसकी, पहले कैथोड की या राइट साइड वाले की, माइनस ई नॉट रिडक्शन। आप बेसिक फार्मूला यही याद कर लो, जब भी आपको रिडक्शन वैल्यू दे रखी है आपको यूज रिडक्शन ही करना है। आपको ऑक्सीडेशन दे रखी हो तो साइन चेंज करके रख देना, तो रिडक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ई नोट सेल देखो कैलकुलेट करेंगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन वैल्यू देखो 0.34 वोल्ट, माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड का देखो -0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब टोटल हम निकाल लेंगे, तो 0. ये कितना है, 6 4 10 7 1.1 वोल्ट आ गया। लेकिन ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आया है। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल है तो ई नोट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड, या ई नोट ऑक्सीडेशन एनोड माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन कैथोड हो सकता है। अब सपोज मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया आपको, अब इसका आंसर निकालोगे आप, मुझे आंसर दोगे, फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल इज गिवन। मैंने आपको एक सेल दिया ए पॉजिटिव, B2 पॉजिटिव B, ये सेल दिया। मैंने इसमें बोला ई नॉट ए से ए पॉजिटिव है, सपोज X वोल्ट, ई नॉट B पॉजिटिव से B है Y वोल्ट। ई नोट सेल कैलकुलेट करना, तो निकालो बेटा जरा, देखो क्या आएगा। ई नोट सेल कैलकुलेट करना है आपको, इसका ई नोट सेल कितना आएगा, क्या आंसर आया बेटा, देखो बताओ। सर y-x। एक बच्चे का आया है y-x वोल्ट। और देखो बेटा, और किसी का क्या आया है, बताओ। 2 3 बच्चे जो इंटरेक्शन करते हो वो वाले बच्चे बोलो, क्या आंसर आ रहा है, करेक्ट सर होगा y-x वोल्ट। सेकंड भी y-x। सभी का y-x आ रहा है। चलो चेक, लेट मी चेक कि हमें क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है बेटा। ई नोट सेल, मुझे तो ये फार्मूला मैंने बेस बना रखा है। ई नोट सेल का मतलब हो गया ई नोट रिडक्शन कैथोड वाले का, मतलब राइट साइड वाले का सेल के अंदर, या कैथोड कह दो, ई नोट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड। अब ई नोट सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द ई नोट सेल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द कैथोड। तो कैथोड कौन सा होगा, ये वाली साइड कैथोड होगी, राइट साइड वाली सेल में, और ये वाली एनोड होगी। इसका मतलब कैथोड वाला बी पार्ट होना चाहिए, तो ये रहा बी वाला कैथोड। और बी में देखो रिडक्शन वैल्यू चाहिए, तो +1 से 0, तो रिडक्शन हो ही रहा है, इट मीन्स ये तो आ गया y वोल्ट, क्लियर। माइनस, अब देखो फिर मुझे चाहिए एनोड, एनोड ए वाला है, एनोड में देखो मुझे चाहिए रिडक्शन वैल्यू। यहां पर आप चेक करो, देखो ए से ए पॉजिटिव, ये तो उसने ऑक्सीडेशन वैल्यू दे रखी है मुझे X वोल्ट,
ए से ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया, मुझे यहाँ पर रिडक्शन वैल्यू रखनी है, तो एक्स की बजाय माइनस तो आ ही गया, एक्स की बजाय मैं क्या रखूंगा, -x वोल्ट, क्योंकि मुझे तो रिडक्शन वैल्यू रखनी है ना यहाँ पर, और यहाँ गिवन देखो क्या है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह के अप्स एंड डाउन आएंगे क्वेश्चन में, तो आपका आंसर हो जाएगा y + x वोल्ट। क्लियर? किसी को डाउट? ये देखो, ये डाउट हो सकता था, ये यहाँ बच्चों ने मिस्टेक किया, ई रिडक्शन, ये तो मैंने डायरेक्ट ही रिडक्शन दे दिया था, +1 से 0, ये तो आपने डायरेक्ट रख दिया रिडक्शन वैल्यू। माइनस ई रिडक्शन एनोड, एनोड ए वाली साइड थी, लेकिन ये वैल्यू चेक करो, देखो 0 से +1, ये तो ऑक्सीडेशन वैल्यू आ रही है, मुझे तो इधर वाले की भी रिडक्शन ही रखनी है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को चेंज कैसे करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, x वोल्ट ऑक्सीडेशन है तो इसका SRP वैल्यू, रिडक्शन वैल्यू -x आ जाएगा। तो एक ऑलरेडी माइनस था, एक x में माइनस लग गया, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। क्लियर? तो ध्यान देना है, मतलब क्वेश्चन लगेगा इजी सा, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो आपको प्लस माइनस वाले ही आएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इफ आपको रिएक्शन के ई नोट गिवन दे दिए, इफ ई नॉट if E naught of different reactions are given, आपको बहुत सारे रिएक्शन है, उसका ई नोट दिया हुआ है, और किसी और का यू वांट टू कैलकुलेट ऑफ वन रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ ई नोट फॉर गिवन रिएक्शन। आपको बहुत सारी रिएक्शन दे दी और आपको एक रिएक्शन का निकालना है, तो आपने क्या करना है, उस रिएक्शन से न्यू रिएक्शन को बनाना है, कि न्यू रिएक्शन उस रिएक्शन से कैसे बन रहा है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको सपोज मैंने दिया Fe से Fe+3, यहां पर दे दिया मैंने E1 x वोल्ट है, E01, फिर मैंने आपको दे दिया कि भाई जो Fe है यहां से Fe2, इसका सपोज E0 गिवन है हमें, सेकेंड वाला y वोल्ट दे दिया, और आपको इस रिएक्शन का निकालना है। सपोज आपको मैंने कह दिया कि मुझे Fe+2 से, यहां से Fe से Fe+2 दे दिया, Fe+2 से Fe+1 का निकालना, ये दे दिया Fe+2 से Fe से Fe+3 और Fe से Fe+2, और मुझे निकालना है सपोज Fe2 से Fe+3 का, सपोज इसका निकालना है ई नोट। तो कुछ ई नोट कुछ रिएक्शंस के गिवन होंगे और एक रिएक्शन का निकालना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें बेटा आप लोगों का हिंट क्या है कि जो भी आपको रिएक्शन दिया है उसमें आप जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ई नोट जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट कभी ऐड नहीं किया जाता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था डेल्टा जी के साथ इसका रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल है, तो डेल्टा जी तो एनर्जी है, एनर्जी को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि ये तो कंजर्व होती है, तो ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमेशा जब भी सोल्व करेंगे हम तो ऐड या माइनस करेंगे तो ई को नहीं करेंगे, ई के साथ एन को मिला के करेंगे, क्योंकि -F तो सब में कॉमन होगा, या तो डेल्टा जी की टर्म में रखो या एन ई की टर्म में रखो। कैसे?
शॉर्टकट में हम एन ई की टर्म में रखेंगे। तो कैसे करेंगे देखो आप, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन, और इस ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इनके आने के चांसेस रहते हैं, तो देखो आपको ये इक्वेशन है एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री, इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से बनाना है आपको। तो कैसे बनाओगे, देखो सपोज आप ये कहोगे कि सपोज ये पहले वाला फर्स्ट रिएक्शन है, ये वाला सेकंड रिएक्शन है, और ये वाला सपोज थर्ड रिएक्शन। आपको थर्ड रिएक्शन चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन से थर्ड रिएक्शन कैसे बनेगा, अगर इसमें से ये वाला मैं माइनस कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस इक्वेशन थर्ड कैसे बन सकती है, इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो। ये आना चाहिए आपको, ऐसा आपका दिमाग चलना चाहिए। ऐसे देखो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड ऐड करके देखोगे ना तो थर्ड बन जाएगा। देखो एफ ई प्लस थ्री फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एफ ई प्लस टू, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। ये एफ ई प्लस टू इधर माइनस का है, इधर आके एफ प्लस टू का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो एफ ई टू से एफ ई प्लस थ्री। तो जो इक्वेशन आपको निकालनी है ऊपर वाली इक्वेशन से, आप ये आइडिया लगा लो कि वो इक्वेशन कैसे बनेगा। तो इक्वेशन थर्ड जो है वो किससे बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन टू को माइनस कर दो, तो आप इनके ई माइनस नहीं करेंगे, आप इनके डेल्टा जी माइनस करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी एनर्जी है, ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा जी थर्ड रिएक्शन का इज इक्वल टू डेल्टा जी फर्स्ट माइनस डेल्टा जी सेकंड का हो जाएगा। या डेल्टा जी की बजाय ई लिखना चाहो तो एन की फॉर्म में लिख दो, एन थ्री ई नोट थ्री इज इक्वल टू एन वन ई नोट वन माइनस एन टू ई नोट टू। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ई ना लिख करके उसके एन का उसके साथ मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन बना सकते हो। तो जैसे कैलकुलेशन कैसे बनाओगे आप देखो, एन थ्री ई नोट थ्री, एन देखो एफ ई प्लस टू से एफ ई प्लस थ्री, ये थर्ड इक्वेशन है आपका, कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, प्लस टू से प्लस थ्री, तो वन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एन थ्री वाली की वैल्यू आ गई वन। ई नोट थ्री आप निकालना चाहते हो, अब आ जाओ एन वन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या चेंज था, एफ ई से एफ ई प्लस थ्री, थ्री इलेक्ट्रॉनों का चेंज, तो ये थ्री आ गया। ई वन की वैल्यू उसने दे रखी थी आपको एक्स वोल्ट, फिर माइनस एन टू, देखो सेकेंड इक्वेशन एफ ई से एफ ई प्लस टू कह रहे हो आप, तो टू इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, तो ये टू आ गया। और इसके लिए भी वैल्यू आ रही है आपकी, दे रखी है उसने वाई वोल्ट, और थ्री ई नोट थ्री निकालना है आपको। तो ई नोट थ्री इज इक्वल टू आ गया मेरे पास थ्री एक्स माइनस टू वाई वोल्ट। वैल्यू होती तो वैल्यू रख देते, एक्स और वाई दे रखा है तो एक्स वाई रख लेंगे। तो सिंपली जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको किसी न्यू इक्वेशन का निकालना हो, तो उस इक्वेशन को सोचो कि जो गिवन इक्वेशन है उससे कैसे बना है वो। अगर वो उन रिएक्शन को ऐड करने से बना है तो चीजों को एन और ई के, उनके एन और ई के वैल्यू को ऐड कर दो, माइनस करना है तो एन और ई की वैल्यू को माइनस कर दो। सपोज जैसे मैंने ऐसे प्रॉब्लम दिया आपको, मैंने बोला एफ ई प्लस थ्री से एफ ई का ई दे रखा है एक्स वन वोल्ट, एफ ई से एफ ई प्लस टू दे रखा है, या एफ ई प्लस वन से प्लस टू दे रखा है एक्स टू वोल्ट, एफ ई प्लस वन से एफ ई प्लस टू दे रखा है। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए, एक तो कॉमन आना चाहिए था ना, एफ ई प्लस वन से एफ ई प्लस थ्री। ये सपोज एफ ई प्लस थ्री से एफ ई दे रखा है एक्स वन वोल्ट, प्लस वन से प्लस थ्री का दे रखा है ये वाला। मुझे इस रिएक्शन के लिए चाहिए कि एफ ई से एफ ई प्लस वन करना है, तो इसका ई थ्री का वैल्यू चाहिए, ई नोट थ्री का क्या वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करो बेटा, निकाल के दिखाओ। एफ ई से एफ ई प्लस वन का वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये ई नोट कितना आएगा, क्या होगा बेटा बताओ। सर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ना E3 निकालने के लिए। आप
अब पहले मुझे आप जो भी आपको समझ आता है ना उस हिसाब से निकाल के दिखाओ, फिर मैं अपने करेक्शन करेंगे, देखेंगे क्या मिस्टेक आता है। आप जो आंसर आए एक बार बताओ मुझे। यही तो आपको सोचना है ना, यही पॉन्डरिंग करना है आपको कि भाई ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से कैसे बनेगा, फिर हम आंसर निकालेंगे उसका, उसके एन और ई का सब्सट्रैक्ट या ऐड जो भी होगा। सर अगर रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो ई नोट का साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो ई नोट का साइन चेंज होता है। उसकी बजाय आप ये सोचो कि प्लस करोगे या माइनस करोगे, आप सिंपली ये सोचा करो। आप रिवर्स तो अपने आप ही हो जाएगा, प्लस इक्वेशन को प्लस या माइनस करोगे तो। सर -3x1 -2x2। -3x1 माइनस 2x2। 2x2। और किसी बच्चे का बेटा आंसर? देखो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि हमें ये वाला इक्वेशन बनाना आना चाहिए ऊपर वाली इक्वेशन से। अब एक चीज नोट किया करो, देखो इसमें एफ ई जो है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, एफ ई प्लस वन राइट साइड आ रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब एफ ई राइट साइड में आ जाए और एफ ई प्लस वन एफ ई लेफ्ट साइड में, मतलब ये वाली रिएक्शन इधर हो जाए और ये वाली रिएक्शन इधर आ जाए। तो देखो एक जो आपको समझ आता है वो कर लो आप। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो इधर एफ ई प्लस आ जाएगा, इधर एफ ई प्लस 3 आ जाएगा। सपोज इक्वेशन 3 कैसे मिल सकता है? इक्वेशन जो आपका थर्ड, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के। ये सपोज मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, ये कह दिया इक्वेशन सेकंड, और ये कह दिया इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड कैसे मिल सकता है? इक्वेशन थर्ड हम कैसे कर सकते हैं? तो इक्वेशन थर्ड हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो एफ ई प्लस वन एफ ई आ जाएगा, उसका रिवर्स कर दें। इक्वेशन थर्ड किससे मिल सकती है? ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन रिवर्सिंग द रिएक्शन। कैसे? मान लो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है, तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिया एफ ई प्लस 3 और एफ ई, इसमें ये रिएक्शन ऐड किया, ये फर्स्ट होगी इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, एफ ई प्लस वन एफ ई प्लस 3, ये इक्वेशन ऐड कर दी। तो दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, ऐड किया तो क्या बन गया मेरे पास? एफ ई प्लस 3 प्लस एफ ई प्लस 2 प्लस 1 है क्या? प्लस 1 एरो एफ ई, इधर आ गया एफ ई प्लस 3। तो एफ ई प्लस 3 से एफ ई प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास? एफ ई प्लस 1 एफ ई। अब मैं क्या कर दूंगा, उसका रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं। नाउ ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन, तब क्या आ जाएगा? एफ ई और एफ ई प्लस 1, यही मुझे चाहिए। तो पहले फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड को ऐड करो। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई एन ई, लास्ट वाली इक्वेशन के लिए एन ई इज इक्वल टू जो मेरा N1 E1 प्लस N2 E2 आ रहा है, या N3 E3 भी कर दो, चाहे आप N3 E3 भी कर दो। तो N में E कर ले लिया मैंने, N E लास्ट वाली इक्वेशन के। तो लास्ट वाली इक्वेशन देखो Fe से Fe प्लस 1, ये वाली है Fe प्लस 1 से Fe ले लो तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, E निकाल लेते हैं। N1 फर्स्ट इक्वेशन देखो प्लस 3 से 0 3 का चेंज, E1 की वैल्यू दे रखी थी प्लस 3 से वाली x1 वोल्ट, प्लस N2 देखो Fe प्लस 1 से प्लस 3, कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आया? 2 का, इसके लिए वैल्यू दे रखी थी x2, ये तो E की वैल्यू आ गई x1 x2, इस इक्वेशन के लिए आई है अभी। तो अब क्या है कि इससे ये इक्वेशन बनाना है तो आपको रिवर्स करना है, रिवर्स है तो साइन चेंज कर दो। तो फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉर
दिस रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन को रिवर्स करोगे साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो E3 आ जाएगा। तो E3 इज इक्वल टू -3x1 और -2x2। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को, मतलब काम आपका यही है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है, उस इक्वेशन गिवन को सोचना है कि जो आपको निकालना है वो उसको गिवन इक्वेशन से कैसे बनाएं। इसी बेस पर आपकी प्रॉब्लम आएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर देखो नेक्स्ट लेवल। बट ये काम जो है ना, ये काम क्या है कि इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। यू नीड टू बी केयरफुल, स्पेशली जब इक्वेशन बनाते हो तो एक बार रफली बना के देख लिया करो, इसको ऐड करने से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या मुझे रिवर्स करने के बाद आएगा ये। नेक्स्ट टाइप का होता है कि पूरे सेल का ईएमएफ निकालना। अब कैलकुलेशन ऑफ, अभी तो स्टैंडर्ड निकाल रहे थे, अब वैसे ईएमएफ निकालेंगे विदाउट स्टैंडर्ड। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, जनरली ये हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, तो इसके लिए क्या है, हमें हमेशा गिवन रिएक्शन होगा। जैसे डेनियल सेल है सपोज, क्या करोगे, जो आपकी रिएक्शन है गिवन वो लिख लो। डेनियल सेल में रिएक्शन लिख दिया तो हमें दे दिया Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये रिएक्शन दे दिया। अब रिएक्शन में आपको जो भी रिएक्शन हो, सबसे पहले उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। फर्स्ट टू बैलेंस, बैलेंस है तो ओके। और बैलेंस क्यों करते हैं, टू सी वैल्यू ऑफ n, कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ n। तो देखो इधर भी Cu+2 है, इधर भी Zn2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस ही है। ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, Cu1, इधर भी +2, इधर भी +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है। तो इससे हमें n की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, n की वैल्यू आ गई 2। अब n का वैल्यू 2 आ गया, तो अब हमें क्या, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी। जैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन कोई भी दे रखा होगा कि इसका हमें दे दिया 0.1 दे दिया सपोज, जीवन तो होगा ना कुछ, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन इसकी, और जिंक की दे देगा 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। अब हमें सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, जो अभी ऊपर फार्मूला पढ़ा हमने, हम कहेंगे E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, इधर Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है, इधर Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है। अब वैल्यू कर देंगे। देखो E नोट सेल पहले निकाल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए जिंक और कॉपर का 0.76 और वो वैल्यू है, तो ये नहीं हो तो गिवन निकाल लेना। अगर डेटा दे रखा हो तो E नोट सेल पहले निकाल लो आप। E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन कैथोड का माइनस E नोट रिडक्शन एनोड का। तो कैथोड, आप देखो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में वैल्यू आनी चाहिए कॉपर की, पता होनी चाहिए 0.34 होती है फिक्स वैल्यू, हाइड्रोजन की 0 होती है, और जिंक की माइनस 0.76 है। अगर कोई और होगा तो फिर वो डेटा दे देगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरली दे भी देता है, लेकिन नहीं भी दे तो आपको डेनियल का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 1.1 वोल्ट होता है। देन कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू E नोट सेल हो गया 1.1 वोल्ट, ये हो गया 0.059, n की वैल्यू है आपके पास, n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है तो 2 लॉग जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01, और इसका थोड़ा प्रैक्टिकली बना देते हैं, इसको 0.01 लिख दो, इसको 0.1 लिख दो, तो प्रैक्टिकली वैल्यू सही आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.01। तो सोल्व करेंगे, देखो ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हमारा E जो सेल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इक्वेशन बैलेंस करके फिर निकालना बेटा, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। E सेल ये कर देना 1.1 में से माइनस कर देना जितना भी हो, अप्रोक्स ले लूं मैं तो 1.059 को 0.06 ले सकते हैं, तो 0.03 हटा देना, 0.03 हटा दोगे तो बाकी वोल्ट आंसर आ जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस लेना है, इक्वेशन बैलेंस मस्ट है, फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। ये इस इक्वेशन को जो बोलते हैं, इस तरह यूज करते हैं ना, इसको नेयरनेस्ट इक्वेशन बोलते हैं।
नियरेस्ट इक्वेशन। तो आपने इसमें नियरेस्ट इक्वेशन का देन यूज करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, मैंने आपको बोला कि मेरे पास स्पीसीज है ए से ए प्लस बी 2 पॉजिटिव, ये बना रहा है ए प्लस 3 और बी। इसमें b प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया सपोज 0.01 और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया हमें 0.1। हमें ई नोट सेल दे रखा है, इसका ई नोट सेल सपोज 1.2 वोल्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। ई सेल कुछ नहीं दे रखा है तब भी 25 डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करना है। ई सेल है 25 डिग्री सेल्सियस। हिंट दे देता हूं मैं, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना, क्योंकि एन की वैल्यू इक्वेशन को बैलेंस करोगे तभी पता लगेगी। तो निकालो, देखो कितना होगा। पहले मुझे एन की वैल्यू निकाल के दिखाओ। इस रिएक्शन के लिए एन कितना लेंगे हम? 6। सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो जब दोनों साइड चार्ज बराबर नहीं हो, इधर बी का चार्ज +2 आ रहा है, इसका चार्ज 3 आ रहा है, तो इसके वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, इससे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो बैलेंसिंग हो जाएगी आपकी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इधर 3 है ए के ऊपर तो ए के ऊपर 3 है तो बी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दो। सर कंसंट्रेशन, सर हाँ सर कंसंट्रेशन वाले में पहले लेफ्ट साइड वाले को लिखते हैं ना? कंसंट्रेशन में लेफ्ट से, वो तो सेल डायग्राम होता है तब आता है ना। अभी तो ये वाली चीज दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमें। तो इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले इक्वेशन को मैंने क्या बोला है, पहला स्टेप क्या है आपका, बैलेंस करना इक्वेशन। तो बैलेंस कैसे करोगे? चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखो बी पर चार्ज 2 है, ए पर चार्ज 3 है, तो ए के चार्ज को बी से मल्टीप्लाई कर दो और बी के चार्ज को ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी का चार्ज 2 है, इधर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बी प्लस 2। इधर ए को इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ए प्लस 3 आ गया प्लस बी। अभी भी ए और बी को और बैलेंस करना है। आयन तो यही है, खैर काम तो हो गया हमारा, लेकिन फिर भी इसको भी बैलेंस करना है। देखो A2 इधर है तो 2 लगा दो, बी इधर है तो 3। तो पहला काम क्या करना है आपका, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कर दिया, अब आपको इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। तो ये देखो 2 × 3 टोटल 6 आ रहा है, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो बराबर ही आएगा वो, क्योंकि एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। तो अब एन की वैल्यू क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लेनी है। तो 3 × 2 6 या 3 × 2 6, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। पहला पॉइंट ये होगी। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। इक्वेशन देख के फार्मूला कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। देखो कंसंट्रेशन किसकी लोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, एरो के इधर वाले प्रोडक्ट हैं। तो A+3 का कंसंट्रेशन और जितना कोफिशिएंट है ऊपर लगा दोगे। इधर देखो B+2 का कंसंट्रेशन, जितना कोफिशिएंट है वो ऊपर लगा देंगे। हाँ, अगर कोई गैस होता तो उसका कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर यूज कर लेते। अभी एक इसके बाद एक एग्जांपल उसका भी बताऊंगा मैं आपको। बाकी अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, सब क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ई सेल निकालना था आपको, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल कितना दिया हुआ था बेटा, 1.2। इसको अप्रोक्सीमेट 0.06 ले लेते हैं, अप्रोक्स कर देते हैं 0.06 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई थी। लॉग A+3 आयन का कंसंट्रेशन दे रखा था, A+3 आयन कितना था, 0.01 था। ये देखो A का 0.1, B का 0.01। तो A+3 का था 0.1, 0.1 का मतलब 10⁻⁻⁻1 का हो गया स्क्वायर, और B का था 0.01, तो इसका कितना आएगा 10⁻⁻2। ये log 10⁻4 हो जाएगा ना, तो 4 बाहर आके 4 log 10 कर देंगे। हाँ, तो 10 - 2 का 6 हो गया ना। अब लोग वाली प्रॉपर्टी सोल्व कर दोगे, लगा दोगे आप, सोल्व कर दोगे। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ई सेल तो आ गया 1.2, इधर कितना आ गया 0.01 अप्रोक्सीमेट, ये प्रॉपर्टी लगाओ।
ये 3 2 माइनस के 6 है, ऊपर जाके 6 चला जाएगा तो टोटल कितना हो गया log 10 raised to power 4। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1.2 माइनस 0.01 इंटू 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2 में से अप्रोक्सीमेट 0.04 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, मतलब ध्यान ये रखना है, कई बार तो रिएक्शन सीधा सीधा होता है। हाँ, कई बार तो क्या होता है बेटा, सीधी सीधी इक्वेशन दे रखी होती है तो एन सीधा ही पता लग जाता है, लेकिन अगर चार्ज अलग अलग दे रखे हो दोनों के तो उनके चार्ज को बैलेंस करके फिर एन का वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। कर लोगे, हो जाएगा अब। तो देखो इस टाइप से आप ईएमएफ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ बना सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस दे दी जाए, ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए जैसे हम कह दें एफ ई प्लस ओ टू, है ना, इधर कह दो बन जाए एफ ई प्लस 2, और ये बना देते हैं सपोज आपको इसमें O2 ले लिया, मॉइस्चर भी ले लो, H2O भी ले लो। H2O2 से मैंने आपको कह दिया आपका, या एक काम करो रस्टिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना, आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होकर के ये रिएक्शन बना रहा है सपोज Fe+2 और OH नेगेटिव आयन, या H2O ही बना लो इसकी जगह। सपोज ये रिएक्शन है कोई, आपको इसका ई सेल निकालना है, तो देखो इसके ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा ई सेल निकालना है तो आपको पीएच वगैरह दे रखी होगी, ऑक्सीजन के प्रेशर वगैरह दे रखे होंगे, आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी और ई नोट सेल भी दे रखा होगा। तो कैसे निकलेगा, इसमें क्या क्या गिवन होगा, एक तो ऑक्सीजन गैस है तो हमें प्रेशर गिवन होगा, H प्लस आयन है तो यहाँ पीएच गिवन होगी, पीएच गिवन होगा कुछ भी, Fe का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा देखो, E इज इक्वल टू ई नोट सेल वो भी गिवन होगा माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब इधर जो भी आएगा तो सबसे पहले आपको देखो बैलेंसिंग करना पड़ेगा, आपको बैलेंसिंग O2 का जो है वो आपका हाइड्रोजन और O2 का बैलेंसिंग करोगे, देखो इधर Fe है इधर Fe है, O2 2 है तो सबसे पहले बैलेंस करो 2 कर दो, 2 ये कर दोगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो 4H पॉजिटिव लगा दोगे, 4H पॉजिटिव लगा दोगे तो Fe+2। अब यहां पर आपको N की वैल्यू चेक करनी होगी, तो N की ये बैलेंस इक्वेशन आ गई तो N की वैल्यू चेक करोगे देखो तो O2, या यहीं से चेक कर लो, देखो Fe से Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज तो हो रहा है क्योंकि Fe से Fe+2 आ रहा है। या इधर से भी देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 है, ऑक्साइड में -2 होता है, ऑक्साइड में -2 होता है, तो -2 हो गया तो ऑक्सीजन का ज्यादा आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब बैलेंसिंग में कुछ फर्क आ रहा है, 4H पॉजिटिव, तो इधर हमें करना पड़ेगा 4H पॉजिटिव है तो 4 पॉजिटिव चार्ज है तो ये करना पड़ेगा 2 पॉजिटिव, 4 इधर पॉजिटिव, ये आ गया, अब आया बैलेंसिंग। तो आपको सबसे पहला जो काम होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती, पहला काम होता है सारे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। अब सारी चीजें बैलेंस है, देखो इधर देखो 2Fe है, इधर भी 2Fe है, इधर 2O2 है, इधर देखो 2O है, हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 4 है, टोटल चार्ज देखो एक H पर पॉजिटिव तो टोटल 4H 4 पॉजिटिव है, इधर भी देखो 2 4 पॉजिटिव है। अब N की वैल्यू निकालो, देखो कहीं से निकाल लो, एक जगह से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो और चाहे इधर से निकाल लो। अब इधर से निकालूंगा तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 0, यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो 0 से +2 का मतलब आप 2 का डिफरेंस ले रहे हो, चेंज 2 का आ रहा है, लेकिन आयरन तो 2 है तो टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन चेंज करने पड़ेंगे। या इधर से देख लो ऑक्सीजन का 0, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का -2, तो O से -2 डिफरेंस आ रहा है 2 का, और ऑक्सीजन 2 है तो 4, तो एक 4 लूज करेगा दूसरा 4 गेन करेगा, तो N की वैल्यू क्लियर हो गई 4। अब लोग इधर से कंसेंट्रेशन रखोगे, जैसे Fe है तो Fe का कंसेंट्रेशन रखना पड़ेगा आपको, Fe+2 का स्क्वायर, वाटर लेने की जरूरत नहीं है। इधर H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन रखना पड़ेगा आपको, H पॉजिटिव आयन का सपोज 4, ऑक्सीजन गैस है तो इसका प्रेशर रखना पड़ेगा PO2, सॉलिड को देने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहां से क्या आपको कुछ वैल्यू गिवन होगी जो आप रखोगे, इसमें ध्यान रखना H पॉजिटिव आयन डायरेक्ट नहीं दिया होता, पीएच की फॉर्म में दिया होता है, तो कभी भी आपको H पॉजिटिव निकालना हो
तो 10⁻⁻³ होता है। मान लो pH 3 है तो यहाँ H पॉजिटिव की जगह 10⁻³ रख दोगे तो pH आपके पास आ जाएगा। प्रेशर दे रखा होगा, जितना दे रखा होगा वो आप यूज कर लोगे। आयन की कंसंट्रेशन जितनी दे रखी है उतनी आप यूज कर लोगे। तो ये सारी वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ 4 आएगी। तो सबसे बड़ा काम तो होता है एन देखना, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग देखना, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज हो रहे हैं, और फिर बैलेंस इक्वेशन बना के फार्मूला रखना और उसमें वैल्यू पुट कर देना। सपोज इस क्वेश्चन में ई नोट सेल जो है वो आ गया 1.2 वोल्ट। Fe+2 कंसंट्रेशन जो दे दी, सपोज मैंने ले ली 0.1 मोलर ले लिया। pH जो दे दिया मैंने वो 3 दे दिया, और प्रेशर जो दे दिया O2 का वो सपोज ले लेते हैं 1 atm ले लिया। सोल्व करो, अब देखो E निकालो इस क्वेश्चन में। सर आप हल्की सी स्क्रीन को ऊपर कर लेंगे, वो वैल्यू साइड में छुप रही है। हाँ अभी कर देते हैं। अब क्लियर है बेटा? ये इक्वेशन है और ये डेटा है। ई नोट सेल है 1.2 वोल्ट, फेरस आयन है 0.1 मोलर, पीएच दे रखा है 3 और ऑक्सीजन का प्रेशर दे रखा है 1 atm। तो इसमें आ जाएगा E इज इक्वल टू, ई नोट सेल दे रखा है 1.2 वोल्ट, इसको 0.059 को अप्रोक्स लिख लो 0.06 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आ गई थी 4 लॉग +2 आयन का कंसंट्रेशन है 0.1 10-1 तो ऊपर जाके 10-2 हो गया। H+ आयन का पावर 4 है। H+ आयन देखो कैसे निकालोगे, pH 3 है तो 3 है तो 10⁻³ का पावर 4 चला गया। प्रेशर हमने 1 ले रखा है तो ये हो गया 4 3 जा 12 हो गया, तो ऊपर जाके 10 रह गया। तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, E इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.06/4 लॉग, ये 4 3 जा 12 तो 12 ऊपर 10 आ गया तो यहाँ आ गया 10 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लॉग 1 हो गया, ये हमारे पास आ गया। इधर कर लो आप, E इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0. ये इसको कर दोगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6/4 तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 कितना है आपका, 3/2 1.5 होता है तो ये 0.15 हो गया, 0.15। तो सोल्व कर लो, 1.2 इंटू 1.05 1.05 हाँ, मतलब टोटल जो आंसर आ जाएगा वही ना। हाँ जी। 1.2 से माइनस करेंगे तो 1.05 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये इस तरीके से ना आपकी प्रॉब्लम आती है, उसमें आपने ई नोट निकालना होता है। देखो मैंने जो आपको अभी बताया तो क्या क्या चीजें बताई, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आपको डायरेक्ट ई नोट कैसे निकालना है। तो ई नोट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन एनोड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको 2-3 रिएक्शन दी होंगी, किसी अनदर रिएक्शन का ई नोट निकालना है तो जो रिएक्शन को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो उनके एन और ई को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेना, तो आपका जो है नेट जो रिएक्शन है उसका आ जाएगा। थर्ड हमने लिया कि कोई रिएक्शन दी हुई है उसका पूरे का ईएमएफ कैसे निकालना है। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिख करके एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर हम जो है ई सेल वाले नियर सेट इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो इस टाइप से हमारा इस टाइप का प्रॉब्लम जो है छोटा, और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आती हैं वो इस कैलकुलेशंस में ही आती हैं। तो कैलकुलेशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फिर एक पार्ट इसका जो आता है दूसरा, प्रेशर को हमारे को एटीएम में ही रखना है। हाँ बेटा वो एटीएम में रखना है, प्रेशर जो आपको एटीएम में रखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो पॉइंट होता है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 atm प्रेशर लेते हैं। ठीक है सर। सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना इसमें? टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये लिखना है आपको 25 डिग्री, नहीं है तो फिर वो आपको इक्वेशन में निकालना पड़ता है, पर उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो ये इक्वेशन आती है ना वो ये इक्वेशन होती है
टेम्परेचर, ये इक्वेशन जो डिराइव होती है वो यहाँ से होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो इसमें डेल्टा जी क्या होता है, एन एफ ई होता है, डेल्टा जी नोट क्या होता है, एन एफ ई नोट होता है, प्लस ये 2.303 आर टी होता है, और इक्विलिब्रियम आ जाए तो के ले लेते हैं क्यू को। अब माइनस एन एफ को पूरे से डिवाइड करेंगे तो ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब ये आया है टी देखो लोग के। अगर अब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पर अगर हम लेते हैं तो ये टी की वैल्यू रखेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे वैल्यू को 2.303 आर टी अपॉन एफ को सोल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल वैल्यू जो आ जाएगा वो 0.059 आ जाता है। तो ये जो 0.59 यूज करते हो ये 2298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस के लिए करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर ये कैलकुलेट करके दोबारा रखना पड़ेगा आपको, तो 0.059 से ज्यादा आ जाएगा, टेम्परेचर का ये इफेक्ट रहेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट जो आता है कि हम सेकंड पार्ट जो इसका करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कौन सी एनोड या कैथोड पर कौन सी चीज कितनी डिपॉजिट होगी। तो इसके लिए मैं कुछ हिंट देता हूं आपको, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबे लंबे चीजें हैं, थ्योरी है, लेकिन मैं कुछ हिंट दे रहा हूं कि आप जब भी करोगे तो ऑक्सीडेशन जो करोगे वो एट एनोड पर होगा हमेशा, और रिडक्शन जब भी करोगे वो एट कैथोड होगा। पहले बेसिक ये याद रखना। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव पोल है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव पोल है। ऊपर वाले सेल में उल्टा होता है, उसमें एनोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इसलिए जब भी कोई भी आपके पास एनायन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव आयन होंगे मतलब कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे। अगर कोई कंपटीशन नहीं है, एक ही टाइप का एनायन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एनोड पर चला जाएगा या कैथोड पर चला जाएगा। लेकिन जब वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो कंपटीशन होगा एनायन में, तो आप किसको प्रेफर करोगे। देखो वाटर जब भी होगा तो वाटर से H पॉजिटिव आयन आएगा वाटर का, और वाटर से नेगेटिव आयन जो मिलेगा, उल्टा लिख दिया मैंने, वाटर से OH नेगेटिव आयन आएगा, और कैटायन जो मिलेगा H पॉजिटिव। तो वाटर में कोई भी चीज डालोगे तो इनका कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। तो उस कंपटीशन में जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हो, और रिडक्शन करना है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो उसको रिड्यूस करते हो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लर्न ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल द स्पीसीज। इसलिए मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं कि जिससे आपको काफी सारा प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाए। देखो ये हिंट क्या है, जब भी नेगेटिव आयन में OH आ जाए, OH में OH का कंपटीशन इनके साथ आ जाए, मान लो OH का कंपटीशन आ जाए Cl नेगेटिव के साथ, या OH का कंपटीशन आ जाए SO4 नेगेटिव के साथ, सल्फेट आयन के साथ, या OH नेगेटिव का कंपटीशन आ जाए आपका नाइट्रेट आयन के साथ, तो इनमें जब भी जिसके साथ भी कंपटीशन आ जाए, अगर OH और Cl हो तो Cl को प्रेफर करना, ऑक्सीडेशन Cl का करना, तो Cl प्रेफर होगा तो Cl2 बनेगा, हमेशा Cl2 गैस बनेगी। जब सल्फेट या नाइट्रेट हो तब आप इनको प्रेफर करना, वाटर वाले OH को, और ये हमेशा O2 बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो जब भी आप लो OH Cl के साथ हो तो क्लोरीन को प्रेफर करना है, लेकिन OH में सल्फेट या नाइट्रेट आयन हो तो O2 को बनाना है। पॉजिटिव पार्ट में अगर आप देखो, पॉजिटिव पार्ट के अंदर अगर आपको दिया हुआ पॉजिटिव पार्ट में, जैसे अब इसका कंपटीशन किसके साथ, जैसे Na के साथ है, या पोटेशियम के साथ है, या अमोनियम के साथ है, इनके साथ आपको कंपटीशन आ जाए कभी भी तो आपने H पॉजिटिव को ही प्रेफर करना है, और H पॉजिटिव H2 गैस बनाएगा। बट अगर H पॉजिटिव आयन आपका इन मेटल के साथ है, जैसे कॉपर, सिल्वर, इनके साथ आ जाए, तब आपने जो प्रेफर करना है फिर कॉपर या सिल्वर को प्रेफर करना है, इसको नहीं प्रेफर करना। कॉपर से कॉपर बन जाएगा, सिल्वर से सिल्वर बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से एनोड पर कौन सी चीज बनेगी या कैथोड पर कौन सी चीज बनेगी, और उसका कितना अमाउंट बनेगा। अब इनमें से
एक चीज का ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको फिर नोट में लिखना। अगर आपके पास H पॉजिटिव भी है, Na पॉजिटिव भी है, जनरल टर्म दे रखी है, तो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में प्रेफर करोगे H पॉजिटिव को, कैथोड रिडक्शन H का करोगे आप। लेकिन इफ मरकरी कैथोड प्रेजेंट हो, ये वर्ड देख लेना, मरकरी का कैथोड आपके पास प्रेजेंट हो, तो मरकरी का कैथोड प्रेजेंट हो तो फिर आपने Na को प्रेफर करना है, सिर्फ एक ही केस में Na को प्रेफर करना है। तो एक ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना, इफ जो आपका इलेक्ट्रोड है, इफ इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिवन है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रोड भी कॉपर के लगा रखे हैं, तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉपर का ही करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर, इसमें एक ही चीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। हाँ, मतलब कॉपर सल्फेट में स्पीसीज जो होगी, जैसे कॉपर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cu+2 बन जाएगा, और रिडक्शन भी Cu+2 से वापस कॉपर बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड किसका दिया हो, कॉपर का, प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड, ऊपर में क्या करोगे, ऊपर में जो इलेक्ट्रोड यूज करोगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे, इनर्ट, और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो प्लेटिनम के होते हैं। तो प्लेटिनम वगैरह करते हो तो ऊपर वाला, बस ये दो केस ध्यान रख लेना आप। अगर ये एग्जाम में कहीं दिख जाए, H दे रखा है, Na भी दे रखा है, लेकिन मरकरी का कैथोड दिख रहा है, तो H को प्रेफर नहीं करना, सोडियम को करना है। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है और इलेक्ट्रोड कॉपर के ही हैं, प्लेटिनम के नहीं है, तो फिर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन करना है, कॉपर का ही रिडक्शन करना है। सेम अगर निकिल के इलेक्ट्रोड है, निकिल सल्फेट है, तो निकिल का ही ऑक्सीडेशन करना है, निकिल का ही रिडक्शन करना है। जैसे मैं आपको इससे रिलेटेड अभी एक प्रॉब्लम भी बताता हूं। एक बात तो ये, इससे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या बनेगा, एक कितना बनेगा, हाउ मच अमाउंट डिस्चार्ज। भाई एनोड या कैथोड पर कोई भी चीज बनेगी तो वो कितना बनेगी, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि एक तो आप क्या कर सकते हो, कितना अमाउंट होगा, तो इसके अंदर आप कह सकते हो इक्विवेलेंट इक्वल डिपॉजिट होते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ करंट, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, ये बोल सकते हो। तो अब मान लो किसी का भी इक्विवेलेंट है तो वेट से निकाल सकते हो आप कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट अपॉन ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू दूसरे का वेट अपॉन बी इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट ऑफ बी। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज से निकालना है तो चार्ज बेटा हमेशा क्या होता है, Q अपॉन एफ, मतलब IT अपॉन एफ। अगर अकेले का ही निकालना है तो फिर ये यूज कर लो आप, WA इज इक्वल टू, देखो सिंस मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर सपोज मैं कहता हूं एज एग्जांपल, कॉपर से आयन से आप कॉपर डिपॉजिट कर रहे हो, तो एक काम करना आप, एक चीज तो यहां से Cu+2 से Cu कर रहे हो, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है उतनी फेरेड करंट चार्ज, जैसे Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसका मतलब करंट भी कितना लगेगा, 2 फेरेड लगेगा, और 2 फेरेड करंट इतने अमाउंट को डिपॉजिट कराएगा। तो इसका मतलब ये कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 2 फेरेड करंट चाहिए हमें, सो 2 फेरेड चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिट, इधर तो कुछ फार्मूले की तरफ जाना ही मत, डिपोजिशन ऑफ 1 मोल कॉपर। 1 मोल कॉपर का वेट होता है 63.50 ग्राम। सपोज मैं आपको कह दूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम दे दिया, तो आपको 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए 3 फेरेड चार्ज चाहिए। 3 चार्ज है, बैलेंस करूंगा 3 फेरेड आएगा, तो 27 ग्राम के लिए आपको 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम, तो 27 ग्राम के लिए कितना करंट चाहिए, 3 फेरेड। तो इलेक्ट्रॉन देख लो, किसी की भी बैलेंस इक्वेशन लिख लेना, जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं उतने उसके 1 मोल को सब्सटेंस को डिस्चार्ज करने के लिए जरूरत होते हैं। अगर और कोई निकालना है तो ये फार्मूला यूज करो, जैसे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट IT अपॉन एफ, सिंस
सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड के बराबर होता है ना? हैं? हाँ, वन 1 मोल मोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेरेड के बराबर है। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना फेरेड होगा। जैसे ये देखो, Al+3 एल्यूमिनियम लिखा है ना, तो इसको बैलेंस करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा? 3। तो इसका मतलब ये 3 फेरेड चार्ज दोगे तो कितना डिपोजिशन हो जाएगा? 1 मोल एल्यूमिनियम। तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब कितना होता है? 27 ग्राम। तो जितना बैलेंस इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं उतना फेरेड चार्ज देने पर उसी सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट होता है। ये तो सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। अब कितना, मान लो अलग अलग चार्ज दे दूं, मैं कह दूं इतना चार्ज दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, तो आप बाकी बेसिक फार्मूला ये यूज कर सकते हो। सिंस क्या यूज कर सकते हो? ऊपर देखो मैंने लिखा ना, क्या फार्मूला लिखा? वेट किसी भी स्पीसीज का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू चार्ज दोगे तो IT अपॉन F। तो इस तरीके से क्या है कि आप फार्मूले इजीली याद भी रख पाओगे। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? E IT अपॉन F। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? फार्मूला वेट अपॉन n फैक्टर। तो वेट निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन n फैक्टर IT अपॉन F। आप तो ये फार्मूला याद रखो ना, बेसिक ये है। यहां से आपको जो कुछ निकालना है सब निकाल सकते हो। वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट या एटॉमिक वेट जो भी होगा, n फैक्टर पता लग जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन IT अपॉन F। कैसे? जैसे ये देखो, सपोज मैं आपको ये बोलता हूं, इफ 1 farad charge is passed through H2O, liquid H2O, how much volume of gases are produced at NTP in लीटर। अब ये प्रॉब्लम दे दिया। देखो, जब भी आपको ऐसा केस आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी आपके पास, जब भी ऐसा केस आ जाए, सबसे पहले जिसके बारे में बात कर रहा है ना उसका n फैक्टर निकालो। जिसके बारे में बात कर रहा है, जैसे आपको H2O का n फैक्टर है, तो H2O का n फैक्टर है, तो H2O का n फैक्टर देखो, हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है तो n फैक्टर 2। H2O का हमें बात करनी है तो हमें H2O का n फैक्टर पता है 2। इसका मतलब H2O का 1 मोल यूज करेंगे तो n फैक्टर 2 है तो 2 फेरेड करंट लगेगा। और 2 फेरेड करंट लगने पे देखो कितना बनेगा? H2 का 1 मोल गैस और प्लस O2 का हाफ मोल गैस। तो H2O का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल H2 बनेगा, हाफ मोल O2 मिलेगा। कितनी करंट देने पर? 2 फेरेड करंट देने पर। आपने 2 फेरेड चार्ज दिया तो हाइड्रोजन कितना बना? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। और ऑक्सीजन भी तो गैस है, ऑक्सीजन कितना बना? हाफ मोल। हाफ मोल का मतलब 11.2 लीटर। तो टोटल गैस कह रहा है हमें, टोटल सम लगा दो, कितना हो गया टोटल? 22.4 और 11.2, तो ये आ गया 33.6 लीटर। कितने पर? 2 फेरेड चार्ज पर। हमें कितना दिया है? 1 फेरेड चार्ज पास किया है, तो 1 फेरेड चार्ज आप निकाल लोगे, सिंपल कैलकुलेशन। तो कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे आएंगी जब आपको फार्मूलों की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो 2 फेरेड चार्ज दोगे तो कितना होगा? 2 फेरेड चार्ज गिव्स 33.6 लीटर गैस। और तो 1 फेरेड चार्ज दोगे तो टोटल गैस, मतलब दोनों ही गैसेज हैं इसलिए टोटल आपको 33.6 है, तो 1 फेरेड आधा हो जाएगा, 33.6 बाई 2 लीटर गैसेस। ये पूछेगा एनोड पर क्या बना है, कैथोड पे तो देख लो। देखो, ऑक्सीडेशन जहां होगा वो एनोड होगा, तो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव से H2 कर रहे हो आप, H पॉजिटिव से H2 जा रहा है तो H पॉजिटिव आयन जाएगा। पॉजिटिव आयन किस पर जाएगा? नेगेटिव पोल पर। तो नेगेटिव पोल कौन सा आपका? कैथोड। इधर जो दूसरा होगा OH नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाले पार्ट किस पर जाएंगे? पॉजिटिव पोल पर, पॉजिटिव पार्ट एनोड। अगर आपको पूछता कि एनोड पर कितनी गैस बनेगी तो हम 11.2 लीटर 2 फेरेड से, 1 फेरेड से आधी कर देते।
टोटल पूछ लिया है तो हम टोटल सम दे देंगे। कोई डाउट? क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन को बेटा मैं ऐसे दे देता, देखो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, ना ऐसे कर दो, अब की बार वॉल्यूम दे देते हैं, हम वॉल्यूम दे देते हैं कि 33.6 लीटर O2 is produced at anode on electrolysis by using how much charge? 33.6 लीटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग हाउ मच चार्ज। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि जिस भी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हो उसका एन फैक्टर पता कर लो। एन फैक्टर कैसे पता करना पड़ेगा? उसका 1 मोल यूज करना है आपने। देखो इस बार, पिछली बार H2O के बारे में बात कर रहा था तो H2O का 1 मोल लिया, मतलब H2O का एन फैक्टर 2 लेके करना है। अब O2 की बात कर रहा है तो O2 का एन फैक्टर लेके 2 करना है बेटा। एन फैक्टर 4 आएगा, आपकी बार ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। H2O का एन फैक्टर 2 होता है, हाइड्रोजन का एन फैक्टर भी 2 होता है हाइड्रोजन गैस का, लेकिन O2 का एन फैक्टर 4 होता है। कैसे? हमें क्या करना है, हमें O2 बनानी है। और किससे बनाना है हमें? H2O से। अब की बार सिर्फ O2 बनानी है, आपका फोकस O2 पे रहना चाहिए। तो O2 का 1 मोल बनाओगे आप, O2 का 1 मोल बनाओगे तो O2 का 1 मोल बनाने के लिए आपको इधर बैलेंस इक्वेशन करो, इधर 2 ऑक्सीजन चाहिए। और हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं करना, हाइड्रोजन यहाँ पहले भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 4H पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ कोई चेंज नहीं, अभी हाइड्रोजन में चेंज नहीं करना, हम तो बात ही कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ से हो गया O2 में 0 में। अब मुझे एन फैक्टर पता करना है तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से ही तो निकालूंगा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना आएगा? देखो O2 इधर -2 चार्ज था, इधर 0 था, तो डिफरेंस कितना आया? इस तरीके से निकाल सकते हो 2 का, लेकिन O तो 2 है ना, 2, तो एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4 आएगा। या बैलेंस इक्वेशन से भी देख सकते हो, 2H2O 1 मोल ऑफ O2 बनाने के लिए 4H पॉजिटिव बनेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दूंगा मैं, तब भी आपको पता लग रहा है कि एन फैक्टर 4 होता है। तो जब भी वो ऑक्सीजन की बात करे तो एन फैक्टर 4 एन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? मैं 4 फेरेड करंट दूंगा तो 1 मोल O2 बनेगा। 1 मोल O2 का मतलब 22.4 लीटर, तो आप निकाल सकते हो ना कि भाई जब भी आप कितना है 1 मोल O2 मतलब 22.4 लीटर O2 करोगे तो चार्ज कितना चाहिए आपको? चार्ज 4 फेरेड। 1 मोल O2 के लिए 4 फेरेड चाहिए। बहुत इजी आते हैं क्वेश्चन, सिर्फ सोचने समझने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। अगर 1 मोल O2 आपको बनाना है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, तो 4 फेरेड चार्ज चाहिए। आपको कितना है? 33.6, तो निकाल लो। 4 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 33.6 लीटर, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं वाटर का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं और वो वाटर लेके चल रहा है तो वाटर का एन फैक्टर लेना 2। H2 बना रहे हो गैस, उसका एन फैक्टर भी 2। O2 बना रहे हो गैस, वाटर से ही है, ये भी वाटर से है, तो एन फैक्टर है 4। इसका मतलब वाटर से 1 मोल ऑक्सीजन बनाना है तो 4 फेरेड करंट लगेगा। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फेरेड करंट। 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 फेरेड करंट, और 1 मोल H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए 2 फेरेड करंट, तो 2 फेरेड करंट लगी। तो इनके एन फैक्टर बहुत काम के हैं वाटर वाले केस में। अब सपोज मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम देता हूं, इफ 3 फेरेड charge is passed through aqueous solution of copper sulfate, what will be get on
एनोड एंड कैथोड एंड what volume of gas and amount of metal deposited। तो इसको बेटा प्रैक्टिकली सोचते हैं, एक ट्राई करते हैं कि इससे सारे इस टाइप के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए हमारे। कि सपोज देखो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो वाटर था हमारे पास, और वाटर था तो वाटर के आयन होंगे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, और साथ में आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया तो कॉपर प्लस आयन और सल्फेट आयन भी हो जाएंगे। यहां पर हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, एक सपोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और एक सपोज मैंने नेगेटिव पोल ले लिया, मतलब वो कैथोड होता है। तो वी नो दैट कि एनोड पॉजिटिव पोल पे नेगेटिव आयन जाएंगे, तो नेगेटिव आयन जाएंगे तो OH नेगेटिव या सल्फेट आयन, तो इसमें प्रेफर किसको करोगे, सल्फेट को तो नहीं करोगे, OH नेगेटिव को प्रेफर करोगे, अभी हमने पढ़ा। तो ये इधर जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड जहां भी होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो OH नेगेटिव जाके करेगा क्या, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन बनाएगा, O2 बनाएगा। तो O2 बनाएगा, H पर कोई इफेक्ट नहीं देना, H पहले ही +1 है, बाद में भी +1 रहेगा, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन का दिखाना है। तो आप इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंसिंग आएगी, अब O2 का 1 मोल करना है तो यहाँ 2 आ गए, 2 OH नेगेटिव O2 प्लस H पॉजिटिव, अब बैलेंस कर दो इसको भी 2H पॉजिटिव। अब चार्ज बैलेंस करो जरा, अब चार्ज वैसे तो मैंने आपको अभी देखो करवा दिया कि O2 का जब भी 1 मोल होगा तो 1 मोल O2 के लिए 4 फेरेड करंट लगेगी। कैसे लगेगी, देखो इधर देखो 2 के नेगेटिव, इधर है 2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन मुझे लिखने हैं तो इलेक्ट्रॉन तो 4 लिखूंगा ना, इस साइड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 नेगेटिव इधर 2 नेगेटिव, अब हुआ है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग मस्ट है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 फेरेड करंट लोगे। तो आपने देखो एक क्वेश्चन ये सेव हो गया कि आप अगर 4 फेरेड करंट देते हो तो 4 फेरेड करंट 1 मोल ऑक्सीजन देती है एनोड पर, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब हो गया 22.4 लीटर ऑक्सीजन आ गई। आपको कह रहा है 3 फेरेड दो, तो 3 फेरेड करंट दो आप, तो 3 फेरेड 22.4 4 इंटू 3 लीटर, ये ऑक्सीजन आ गई एनोड पर। अब बात आ जाओ दूसरी साइड कैथोड पर आओ आप, तो कैथोड पर जब आप आओगे तो कैथोड नेगेटिव पोल है तो पॉजिटिव आयन जाएंगे, तो पॉजिटिव आयन जो आपके पास है वो कौन से हैं पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव है और कॉपर है, तो अब की बार प्रेफर क्या करोगे आप, Cu2 पॉजिटिव आयन, तो Cu2 पॉजिटिव आयन इधर जाएगा, और इधर कैथोड है तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन एट कैथोड, और रिडक्शन एट कैथोड है तो कॉपर डिपॉजिट होगा, तो Cu+2 जाकर के Cu बनाएगा, और Cu+2 है तो अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही बात आ गई भाई, 2 फेरेड करंट दोगे तो कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब कैथोड पर मेटल मिलेगी 63.5 ग्राम, और आप 2 फेरेड की बजाय 3 फेरेड देते हो तो आपको मिलेगा 63.5 बाई 2 फेरेड इंटू 3 फेरेड, इतने ग्राम देगा। तो एक तो ये तरीका, ये तो बेसिक नॉलेज है और बहुत बेस्ट वे है अगर इस तरीके से आप कर पाते हो, नहीं तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला था, देखो मैंने एक फार्मूला किया था, एक हम लोगों ने इसमें फार्मूला किया, क्या फार्मूला था देखो वो आपका जो हमने फार्मूला किया है डायरेक्ट फार्मूले से, ये वाला जो डायरेक्ट फार्मूला है वो भी यूज कर सकते हो आप। डायरेक्ट मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज के इक्विवेलेंट कर लो और वो करंट के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। अब इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज है तो देखो आप मान लो आप इस वाले पे निकाल रहे हो, इसको निकालो, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, अदर मेथड बता रहा हूं दूसरा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज,
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है आपको, मोल इंटू एन फैक्टर होता है, और चार्ज क्या होता है, जो भी आप करंट देते हो Q अपॉन एफ। इधर देखो मोल कैसे निकालते हो, वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय 22.4, एन फैक्टर ऑक्सीजन का आना चाहिए 4, इज इक्वल टू Q दे रखा है आपको 3 फेरेड चार्ज, डिवाइडेड बाय एफ, कैलकुलेट करना जरा, वही चीज आ जाएगी वॉल्यूम जो इधर आया था, 22.4 इंटू 3/4 वॉल्यूम आ जाएगा। इधर भी लगा सकते हो आप, मेटल की साइड भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है तो अदर मेथड यूज करो, तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैसे, अब की बार इसका वेट लेना है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मतलब फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर कॉपर का, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज आपका अभी निकाला हुआ आपने Q अपॉन एफ, तो 3F अपॉन एफ अभी किया था, इक्विवेलेंट चार्ज के निकालने हैं तो गिवन चार्ज अपॉन एफ, तो एफ से एफ कैंसिल, वेट निकालना है, मोलर मास आपको पता है कॉपर का 63.5, मोलर मास आपको पता है 63.5, एन फैक्टर कॉपर का पता है 2 इज इक्वल टू 3, तो वापिस यही आ गया, देखो वेट निकालोगे तो 3 इंटू 63.5 अपॉन 2। तो चाहे ये वाला इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करो या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करो कि भाई एन फैक्टर पता है तो जितना एन फैक्टर आता है उतना करेंगे तो उसका 1 मोल डिपॉजिट होगा, तो उससे हम इसकी कैलकुलेशन बना सकते हैं। क्लियर, दोनों फार्मूलों से या तो इक्विवेलेंट बराबर करके करो, जिस भी चीज का निकालना है उसके इक्विवेलेंट बराबर कर दो चार्ज के इक्विवेलेंट के, या फिर बेसिक कंसेप्ट यूज करो कि बैलेंस इक्वेशन में जितना होता है उसमें बेस्ट ये है कि एन फैक्टर पता होना चाहिए, तो बड़ा इजीली होता है। जैसे इसमें है क्या दिक्कत, जैसे कॉपर है, कॉपर का पता ही है 2 एन फैक्टर है, तो जब भी 2 फेरेड करंट दोगे तो 1 मोल डिपॉजिट होगा, जितना करंट हो उससे कैलकुलेशन बना लो। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है, वाटर वाले केसेस में तो तीनों याद कर लो, H2O का यूज करोगे तो उसका एन फैक्टर 2, H2 का यूज करोगे तो एन फैक्टर 2, लेकिन ऑक्सीजन का यूज करोगे तो ये बैलेंस इक्वेशन हमने 2 बार की है तो उसका एन फैक्टर 4 आएगा। क्लियर, कोई डाउट बेटा किसी को इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या जाएगा ये तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है वो कैलकुलेशन बना सकते हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? आवाज आ रही है ना मेरी? सर, यस सर। हाँ, तो बेटा इसके अब मैं आपको आज जो डालूंगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीपीपी डालूंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट मिला के फिर डालेंगे उसमें डीपीपी, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले प्रॉब्लम बनाने हैं। तो मैं अभी इसमें लीव कर रहा हूँ, किसी ने कोई पूछना हो डाउट हो तो बात कर लो, नहीं तो मैं लीव हो रहा हूँ फिर। ओके बेटा, चलो। ओके, थैंक यू सर।